सो हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे कि मोबाइल फॉरेंसिक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइम जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको कुछ डेटास प्रोवाइड हुए हैं। तो इन डेटास से एक बार गो थ्रू होते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो मोबाइल के यूजेस है वो कहीं ना कहीं डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। रीज़न है उसके पीछे कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपको जो वर्क करना है वो कहीं ना कहीं इजी होते जा रहा है आपके मोबाइल के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजेस मोबाइल यूजिंग मोबाइल फॉर मनी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे 2015 का अगर आंकड़ा देखें तो 384 मिलियन यूज़र्स आपकी मोबाइल से ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते थे। और जो ट्रांजैक्शन अमाउंट था वो समथिंग $450 बिलियन था। और ये 2016 में बढ़ के 425 मिलियन हो गया। और जो ट्रांजैक्शन अमाउंट था वो अबाउट $620 बिलियन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट होते जा रहा है। 2020 में ये बढ़ के 50% हो जाता है। इसका मतलब कि 50% ट्रांजैक्शन अब कहीं ना कहीं मोबाइल के ही थ्रू हो रहे हैं। मतलब जो काम हम पहले बैंक में जाके लंबी लंबी लाइनें लगा के करते थे, वो अब एक चुटकी में हो जाता है, एक क्लिक में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को इजी तो बना रहा है, बट इन्हीं के साथ साथ आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या क्या है वो हम देखते हैं आगे। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन। एक समय हुआ करता था कि इंटरनेट ढूंढना पड़ता था, इंटरनेट काफ़ी महंगा हुआ करता था। बट आज इंडिया में इंटरनेट सबसे सस्ता है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पे आप एक आंकड़ा देख सकते हैं कि 2015 में 52.7% इंटरनेट का यूजेस था मोबाइल डिवाइसेस में। एंड देन इन 16 इट गोज फॉर 56.1। एंड देन इन 19 इट गोज फॉर 63.4%। तो ये धीरे धीरे क्या है, इंक्रीज होते जा रहा है। अब 23 चल रहा है, ये अबाउट अबाउट 75% के आसपास हो गया है। और जो आपका मोबाइल ट्रांजेक्शन है ये भी अबाउट अबाउट 65 to 70% के अबाउट हो गया है, इंक्रीज हो चुका है। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे 2021 के भी कुछ आंकड़े हैं जहाँ पे डिजिटल अराउंड द वर्ल्ड बताया गया है, जिसमें टोटल पॉपुलेशन की 7.83 बिलियन यूज़र्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 56.4% अर्बनाइजेशन हैं। देन इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिक मोबाइल फ़ोन यूज़र्स, तो जो नए यूज़र्स हैं वो अबाउट 5.22 बिलियन है। इंटरनेट यूज़ कितने कर रहे हैं, 4.66 बिलियन लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। एंड एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र, सोशल मीडिया तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है आपके मोबाइल फोरेंसिक में, क्योंकि ये आपकी बहुत सी डेटास को प्रोवाइड कर देता है। ये आपकी डेली लाइफ को प्रोवाइड कर देता है। स्नैपचैट के बारे में अगर आपने सुना होगा तो कहीं ना कहीं स्नैपचैट क्या करता है, स्नैपचैट में लोग क्या करते हैं, अपनी रोज़ की जो भी उनकी काम है, उनका जो वर्क है, उसका एक स्नैप लेते हैं और उसे प्रोवाइड करा देते हैं इंटरनेट पे, जिसके थ्रू ये पता चल जाता है कि वो इस टाइम कहाँ पे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, वो कितने टाइम के लिए वहाँ पे गए हैं, कितने टाइम फ्री होंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशंस कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं इंटरनेट पे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपका फ़ोन हैक होने में आपका ही हाथ होता है। आप ही उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं। इससे बाद मोबाइल फॉरेंसिक से रिलेटेड कुछ केसेस भी हुए थे। तो ये फ़ोटो देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये केस कहाँ का है। हाँ, ये केस 26/11 मुंबई में जो ताज होटल पे अटैक हुआ था वही है। इसमें मोबाइल का एक बहुत अहम रोल था, क्योंकि इसमें जो अटैकर्स थे वो कम्प्लीटली अननोन थे इंडिया के लिए। उन्हें इंडिया का कुछ नहीं पता था, उन्हें इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये होटल कहाँ पे है, हम कहाँ पे उतरेंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस चीज़ को इतने अच्छे से परफॉर्म किया, इतने क्लियरली परफॉर्म किया कि किसी को भनक तक नहीं लग पाई। तो कहीं ना कहीं वो किसी डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड थे लोगों से, इंडिया के भी कुछ लोग इन्वॉल्व रहे होंगे तभी हुआ ये चीज़, जिससे वो ये परफॉर्मेंस कर पाए। ठीक है। इन इसमें इन्होंने जो फ़ोन यूज़ किया था वो सैटेलाइट फ़ोन था। सैटेलाइट फ़ोन की तब कोई भी अपडेट मिल नहीं पाती थी, उनकी कोई भी रिकॉर्डिंग्स, कोई भी लॉग आप नहीं ले सकते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, स्पेशली उस चीज़ को यूज़ किया। और उनके बचने का कारण भी कहीं ना कहीं यही था। इसके बाद बहुत से ऐसे रिलेटेड केसेस हुए हैं कि ये केस हुआ था जम्मू कश्मीर में, जिसमें एक बंदा पाया जाता है
जो कि फ़ोन से ही कनेक्ट था, और इसका भी फ़ोन क्या था, स्मार्टफोन से, सॉरी, सैटेलाइट से कनेक्टेड था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कुछ थ्रेड्स देखते हैं जिनके थ्रू हमारे फ़ोन डिस्ट्रॉय होते हैं, जिनके थ्रू हमारे फ़ोन हैक्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। वो थ्रेड कौन कौन से हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ के डिस्प्ले पे शो हो रहा है, जैसे कि वेब एंड नेटवर्क बेस्ड अटैक, मैलवेयर हो गया, सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो गया, डेटा इंटीग्रिटी थ्रेट हो गया, डेटा लॉस हो गया, रिसोर्स एब्यूज़ हो गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंटर कैसे करती हैं आपके फ़ोन में? तो ये अपने आप तो इंटर नहीं करती, कहीं ना कहीं आप इसे हेल्प आउट करते हो इंटर करने के लिए अपने फ़ोन में। तो आप लोगों ने कुछ पॉपअप्स देखे होंगे जब आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ करते होंगे, लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम और एनीथिंग लाइक दैट, इफ़ यू आर स्क्रॉलिंग योर ब्राउज़र, तो वहाँ पे भी आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट मिलते होंगे। तो आज तो एक फेमस एडवर्टाइजमेंट चल रहा है आजकल की, आप जो भी चीज़ें स्क्रॉल करते हो अपने शॉपिंग एप्लीकेशंस में, जैसे आपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन में कोई चीज़ सर्च करी और वो चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है आपको, यू आर नॉट एबल टू परचेज राइट नाउ, सो आप थोड़ी देर बाद अपने जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे देखते हो आपकी एक पॉपअप आता है आपके पास, एक मैसेज टाइप या फिर एक क्या बोलेंगे, एक पोस्ट आपके सामने आती है। उस पोस्ट में बेसिकली यही लिखा होता है कि ये जो शर्ट है या फिर जो भी चीज़ें हैं आपको रिक्वायर्ड है, इसका प्राइस काफ़ी कम है। मीन्स अगर अब वहाँ पे आपको ऑन द साइट वो एक 1,000 का मिलता है, तो यहाँ पे ये आपको 100 रुपये का ही दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस लालच में आ जाते हो कि अगर ये 100 रुपये का मिल रहा है तो हम इसे परचेज कर सकते हैं, एंड आप उस लिंक पे क्लिक करके उनके पोर्टल पे इंटर कर जाते हो। और इंटर करने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं, आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपका नाम पता जो भी है, सारे मतलब आपका एड्रेस भी मांगते हैं वो, एंड एट लास्ट दे आस्क फॉर अ पेमेंट। आप जैसे ही पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड यूज़ करते हो या फिर यूपीआई यूज़ करते हो, इन्हीं सब के चक्कर में वो लास्ट में आपसे ओटीपी का ऑप्शन पूछते हैं और आप वो ओटीपी प्रोवाइड कर देते हैं उन्हें। और एट लास्ट आपके फ़ोन पे एक पॉपअप आता है, एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपके अकाउंट से इतना बैलेंस डिडक्ट हो गया। और वो बैलेंस 100 रुपये नहीं होता, वो बैलेंस आपके अकाउंट में जितने बैलेंस रहते हैं वो पूरा ही डिडक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। फिर आपको समझ में आता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया। सो एट लास्ट कंक्लूजन यही होता है कि आप प्लीज़ इन सारे लिंक्स से दूर रहें, और जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें भी ये चीज़ बताने की कोशिश करें कि प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें, ऐसे लिंक्स पे क्लिक ना करें, अपनी ओटीपी, अपनी पर्सनल चीज़ें जितनी भी हैं वो किसी से शेयर ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान कर सकती है। ओके, सो मोबाइल हार्डवेयर एंड फॉरेंसिक आता है इसमें। मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिकली, forensic is highly dependent on the underlying hardware of mobile device, obviously। जो मोबाइल डिवाइस का हार्डवेयर है वो कहीं ना कहीं पहले आपको वो आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा फ़ोन डिवाइस है ये काम कैसे करता है। इन्वेस्टिगेटर नीड टू टेक डिफरेंट अप्रोचेस फॉर मोबाइल फोरेंसिक्स डिपेंडिंग अपॉन द मोबाइल हार्डवेयर आर्किटेक्चर। ज़रूरी नहीं है कि एक जो जितने भी टाइप के हमें फ़ोन मिल रहे हैं वो एक ही तरीके से ओपन हो जाए, एक ही तरीके से उनके एविडेंसेस निकल जाएँ। हर फ़ोन के लिए कहीं न कहीं हमें डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर अपनाना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ अपनाने पड़ते हैं। वो सारी चीज़ें कैसे परफ़ॉर्म होती हैं हम देखते हैं। प्रॉपर्टी proprietary hardware of mobile device make forensic acquisition difficult. Then after, knowledge of mobile hardware also become essential in case of a broken or damaged device when it is not possible to access device using a data port. ओके, सो इसके बाद एंड्रॉयड आर्किटेक्चर स्टैक्स आ जाते हैं, जिसमें कि हमें ये देखना है कि आपका जो एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर है वो काम कैसे करता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं, और जो लेयर्स इसमें परफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ठीक है, इसमें बेसिकली आपके 4 लेयर्स होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नेटवर्क, फ्रेमवर्क, and after that library, and at last there is a linux kernel। यानी इन लाइब्रेरी एक इसका सब पार्ट होता है जिसे हम एंड्रॉयड रन टाइम बोलते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं।
तो आपका जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन बेसिकली आपके वही एप्लीकेशंस हैं जो आपके स्क्रीन पे शो होते हैं, ठीक है। जितनी भी एप्लीकेशंस आपको शो हो रही हैं डेवलपर के द्वारा बनाई हुई, जो आपने इंस्टॉल कर रखी हैं, वो एप्लीकेशंस का वर्क आपका इस एप्लीकेशन लेयर में होता है। देन आपका एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आ जाता है। इसमें आपकी लोकेशंस हो गई, देन आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस हो गया, व्यू सिस्टम हो गया, विंडो मैनेजर हो गया, पैकेज मैनेजर हो गया, टेलीफोनी मैनेजर हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपका कवर करता है वो आपका एप्लीकेशन फ्रेमवर्क कवर करता है। इसके बाद आपकी लाइब्रेरीज आ जाती हैं। लाइब्रेरीज में आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशंस रहती हैं वो आपकी कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरीज में सेव होती हैं। यहाँ पे एसक्यूएल लाइट होता है जो कि आपकी सारी चीज़ों को सेव रखता है, जो भी आपने परफॉर्मेंस इस पे आपने एंड्रॉयड पे करी है उन सारी चीज़ों को। वेब किट होती है कि आपने जो भी चीज़ अपने वेब ब्राउज़र पे परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन्ड आउट रहती हैं। ऐसे इसमें कई चीज़ें होती हैं, एस जी एल, एस एस एल, ओपन जी एल, देन सरफेस मैनेजर। और इसका एक सब पार्ट होता है एंड्रॉयड रन टाइम करके, जिसमें कोर लाइब्रेरीज होती हैं। कोर लाइब्रेरीज भी आपकी जो इंटरनल एक्टिविटीज़ रहती हैं उन्हें स्टोर रखती है। देन इसमें एक डेल्विक वर्चुअल मशीन होती है जिसे हम डीवीएम कहते हैं। तो जैसे आपका जावा वर्चुअल मशीन होती है जो कि आपके कोड को रन कराती है, तो वैसे इसके एंड्रॉयड का जो इंटरनल कोड रहता है उसे आपका डीवीएम रन कराता है। डीवीएम डेल्विक वर्चुअल मशीन रन कराती है। और कहीं ना कहीं आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को रन कराने में डीवीएम का ही हाथ रहता है। सो ये बेसिकली आपका जो मेमोरी कम मेमोरी लेता है और फास्ट परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टर्म आ जाती है वो आपकी लिनक्स कर्नल आ जाता है। लिनक्स कर्नल बेसिकली क्या है? लिनक्स कर्नल आपके जितने भी ये अपर लेयर्स हैं इनको आपके हार्डवेयर से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसे हम रूट लेयर भी कहते हैं और साथ ही साथ हम इसे सुपर लेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम हर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ये जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एंड्रॉयड का है इसको जो आपका कर लिनक्स कर्नल है, इसे हम उस पूरे कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम का हर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हार्डवेयर्स कंटेन करता है जैसे कि आपका डिस्प्ले हो गया, ऑडियो हो गया, कैमरा हो गया, पावर मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम हो गया। ये बेसिकली कौन कंट्रोल करता है? वो आपका लिनक्स कर्नल कंट्रोल करता है। होप से ये क्लियर होगा आपको। आफ्टर दिस जो हमारा दूसरा स्लाइड आता है इसमें आपका आईओएस आर्किटेक्चर आ जाता है। तो बस इसमें नेम चेंज है, काम आपका वही चार जो स्लाइड हमारे एंड्रॉयड में करते हैं वही करते हैं, बस इनकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन और हाई होती है जिस वजह से इनकी जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो इंक्रीज़ रहता है। क्योंकि इनकी जो भी चीज़ें होती हैं आईओएस में, इनके जो भी परफॉर्मेंस होते हैं वो इनके खुद के होते हैं, ओपन सोर्स नहीं होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें कोई गाना भी सुनना रहेगा आईओएस में तो वो हमें इन्हीं के जो ब्राउज़र्स हैं उसी को परचेज़ करना पड़ेगा। ऐसा एंड्रॉयड में नहीं होता, वो ओपन सोर्स होता है, हम कुछ भी परचेज कुछ भी डाउनलोड, तो इसीलिए उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है और जो सिक्योरिटी लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे जो पहला फ्रेमवर्क पहला जो लेयर मिलता है उसे कोका टच कहते हैं। देन मीडिया सर्विस, आफ्टर दैट कोर सर्विस, एंड एट लास्ट कोर ओएस। सो इसके बाद जो आपके मोबाइल फ़ोन में चीज़ें स्टोर रहती हैं, मोबाइल स्टोरेज एंड एविडेंस लोकेशन, तो वो जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो कहाँ कहाँ पे होती हैं और एज ए एविडेंस हम कहाँ कहाँ से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिखा रही हैं। पहला आपका इंटरनल मेमोरी, देन आपका सिम कार्ड, एंड एट लास्ट एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी मतलब आपका रैम रोम हो गया और फ्लैश मेमोरी। इट यूज टू स्टोर मोबाइल फोन्स ओएस एप्लीकेशंस एंड डेटा, ठीक है। तो आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आपके जो फ़ोन की इंफॉर्मेशंस रहती है वो आपके कहीं ना कहीं इंटरनल मेमोरी में सेव रहती हैं। आफ्टर दैट आपका दूसरा सिम कार्ड आ जाता है। सिम कार्ड भी आपकी कई इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है, आपके फ़ोन लॉग्स, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपके मैसेजेस, ये सारी चीज़ें आपके सिम कार्ड में मिल जाती हैं। देन आपका एक्सटर्नल मेमोरी आता है। हम अपने एक्सटर्नल मेमोरीज में भी कुछ चीज़ें पुट आउट करते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल वीडियोस हो गया या फिर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ऑडियो हो गया, इमेज हो गई, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं अपने एक्सटर्नल मेमोरी में भी पुट करते हैं। सो व्हाट शुड यू डू बिफोर द इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन, एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है वो हम पहले एक बार सी आउट कर लेते हैं। तो इसमें पहले है कि बिल्ड अ फॉरेंसिक वर्क स्टेशन। ऑब्वियसली एक फॉरेंसिक वर्क स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे जाके आप ये सारा पूरा वर्क कर सकें।
After that, build an investigation team, then review policies and laws, notify decisions maker and acquire authorization, risk assessment, build a mobile forensic toolkit. तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिल्ड अ फॉरेंसिक वर्क स्टेशन, तो बिल्ड अ मोबाइल फॉरेंसिक वर्क स्टेशन विद द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स। क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए? अ लैपटॉप, इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे, क्योंकि ये एज ओ एस काम करेगा हमारा। यूएसबी कनेक्टर, यूएसबी कनेक्टर अवेलेबल होना चाहिए। मोबाइल हार्डवेयर टूल किट लाइक प्रोटेक्ट टूल किट, और भी बहुत सारी टूल किट्स होती हैं। देन आपका मोबाइल फॉरेंसिक टूल किट, आपके केबल्स इंक्लूड होने चाहिए। देन आपका माइक्रो एस डी कार्ड रीडर, एस डी कार्ड रीडर होता है। देन आपका सिम कार्ड रीडर एट लास्ट, ठीक है। आफ्टर दैट बिल्डिंग द इन्वेस्टिगेशन टीम आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक टीम जो है वो भी बहुत काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए इस सेक्टर के लिए, मोबाइल फॉरेंसिक के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट एबल टू डू ऑल द थिंग्स रिलेटेड रिलेटेड टू दैट फ़ोन। नॉलेजेबल ही चाहिए, जो कि उसमें एक्सपर्ट हो, सर्टिफाइड हो, जो उस पर काम कर सके। The investigation team should consist a person who possesses expertise in responding, seizing, collecting, and reporting evidences from mobile device. The investigation team include expert witness, evidences manager, evidence documenter, evidence examiner, investigator, attorney, photographer, incident responder, decision maker, and incident analyzer. तो इतने लोगों की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है आपकी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के लिए, मोबाइल फॉरेंसिक के लिए, क्योंकि इन सबका अपना अलग अलग काम होता है। एक फोटोग्राफर चाहिए कि आपने जो जो मूवमेंट वहाँ पे परफॉर्म किए हैं उन सारे मूवमेंट को वो कैप्चर कर सके। आपका फ़ोन उन्होंने कहाँ से उठाया, किस, अगर कोई एविड केस हो जाता है उस केस पे आपका फ़ोन कहाँ पे था, किस फॉर्म में था, ब्रेकेबल था या फिर नॉर्मल फ़ोन था। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं कि इसको सॉल्व करने में, और मोबाइल से जो एविडेंसेस हैं उन्हें निकालने में। देन आफ्टर दैट बिल्ड अ मोबाइल फॉरेंसिक टूल किट। तो अब कहीं ना कहीं हमें एक टूल किट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें आपके कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होंगे, जिसके थ्रू हम पूरे इन्वेस्टिगेशन को मतलब जो भी पूरा काम है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। The forensic investigator should be equipped with a right set of tool. A mobile forensic toolkit include both hardware and software tools required to recover and analyze data from mobile device. So इसमें कुछ हार्डवेयर टूल्स आते हैं, शायद आपने नाम सुना हो, जिसमें आपका पहला आपको यहाँ दिख रहा है सेलिब्राइट यूएफएडी सिस्टम, यूफेड सिस्टम भी बोलते हैं इसे। देन आपका सिक्योर व्यू किट फॉर फॉरेंसिक, डीएस डिवाइस सीजर एंड टूल बॉक्स, यूएसबी रीडर फॉर सिम कार्ड, आईगो, देन डीसी लैब पावर सप्लाई, ठीक है, डिजिटल डिस्प्ले विथ बैकलाइट, एंड एट लास्ट पैराबेन फोन फॉर रिकवरी स्टिक्स। ये तो आपके हार्डवेयर टूल्स हो गए। देन आपका कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स भी आते हैं इसमें, जैसे कि सर्च इन्वेस्टिगेटिव टूल बार, बिटपिन, ऑक्सीजन फॉरेंसिक एनालिस्ट, ये एक वन ऑफ द बेस्ट टूल में भी आता है, पैराबिन सिम कार्ड सीजर, मोबाइल मोबाइल एडिट फॉरेंसिक, ये भी एक अच्छा टूल है। देन टेलिप 2G, आइडियन फोन बुक मैनेजर, सेमरी पैलेडिन, फ्लोट मोबाइल एजेंट, एक्स आर वाई लॉजिकल एंड एक्स आर वाई फिजिकल, ये दोनों भी काफ़ी अच्छे टूल्स में आते हैं। तो कुछ टूल्स हैं इसमें जो काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे सारे हैं, बट मैक्सिमम यूज़ इनका होता है क्योंकि इनमें सारे फीचर्स एक साथ पाए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन एविडेंस एनालिसिस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास तीन सोर्स है। एक तो आपका मोबाइल फ़ोन मेमोरी डेटा हो गया, देन आपका सिम डेटा हो गया, एंड एट लास्ट सर्विस प्रोवाइडर डेटा हो गया। तो इन तीनों की कहीं ना कहीं इन तीनों से इंफॉर्मेशंस निकाली जाती हैं एक मोबाइल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, और ये हमारा फॉरेंसिक वर्क स्टेशन है। आफ्टर दैट ये सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के बाद हम एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, और वो रिपोर्ट इतनी इजी फॉर्म में होनी चाहिए कि जो सामने वाला आदमी है उसे वो इजीली समझ में आ जाए। रीज़न रीज़न यही है कि आप तो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, आपको टूल्स के बारे में नॉलेज है, आपको काफ़ी चीज़ें नॉलेज है, आपको हैश फंक्शंस पढ़ने आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। बट वो जो
कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं और भी जो अपर अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। तो हमें जो रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है वो इतने इजी फॉर्म में करनी है, उसमें उसे इतने डिटेल्ड फॉर्म में करनी है कि जो सामने बंदा बैठा हुआ है उसे वो चीज़ कंप्लीटली क्लियर हो जाए एक बार ही रीड करने पे। तो इसीलिए हमें रिपोर्ट में हर चीज़ें मेंशन करनी होती है। एट लास्ट हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपके रिपोर्ट में। ठीक है। ओके। सो मोबाइल फॉरेंसिक का प्रोसेस क्या होता है? मोबाइल फॉरेंसिक बेसिकली आपका मोबाइल, देन आपने कलेक्ट एंड प्रिजर्व द एविडेंसेस। तो कलेक्ट एंड प्रिजर्व द एविडेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसमें, क्योंकि आपका जो क्राइम सीन से फ़ोन को घर तक लेके आ मतलब लैब तक लेके आना, ये एक टास्क बेसिकली हो जाता है। क्योंकि जो फ़ोन है आपका वो कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क से भी कनेक्ट हो सकता है। सो अगर वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट है तो कहीं उस पर कोई इंटरनल अटैक ना परफॉर्म हो जाए, कोई टेम्परिंग ना हो जाए, इसलिए हमें उसे कहीं ना कहीं उसका जो प्रिजर्व सेक्शन है उसे हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेशन सेक्शन में रखना पड़ता है, और उसे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, बिना उसे टच किए, बिना उससे कोई चीज़ें निकाले। मतलब अगर उसमें सिम लगी हुई है तो हम उसे उस सिम को हम निकाल नहीं सकते, वो सिम वैसे ही पड़ी रहेगी, बट उसे हम नेटवर्क से कनेक्टिविटी जो है उसे डिस्क्लोज करेंगे। वो कैसे करते हैं, क्या क्या, उसके लिए बेसिकली कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, वो टूल्स मैं बताऊंगा आपको आगे। देन डॉक्यूमेंट द सीन। ऑब्वियसली क्राइम सीन को पूरा डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। देन इमेजिंग एंड प्रोफाइलिंग, इमेजिंग ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दैट फोन। देन एक्वायर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन, एंड एट लास्ट जेनरेट रिपोर्ट। तो ये बेसिकली ये चीज़ें थी हमारे मोबाइल फॉरेंसिक प्रोसेस में। और ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।